हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और हम अभी कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल किंगडम के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आर यू गाइज रेडी? चले आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ। तो पहला आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू वुड फेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इफ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अब भाई बात आ गई है कि आपको क्लासीफाई करना है एक एनिमल को। मैंने एक एनिमल आपको थमा दिया कि भाई ये एनिमल है, अब आप मुझे क्लासीफाई करके बताइए। हाँ, एनिमल है तो आप ये तो बता पाओगे कि ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। अब मैंने आपसे ये पूछा कि इसका फाइलम कौन सा है, किस फाइलम से ये बिलोंग करता है, फाइलम बताइए, उसमें से क्लासीफाई करिए, इसे प्लेस करिए। तो अब मैंने बोला बिना फंडामेंटल फीचर के क्या आप क्लासीफाई कर पाओगे? तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हम बिना फंडामेंटल फीचर के कैसे क्लासीफाई करेंगे। बिना फंडामेंटल फीचर के जाने हम बिना सिमेट्री के, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम के, जर्म लेयर के बिना जाने हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सब चीज़ें नहीं पता होगी तो आप किसी एनिमल को क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेगी और आप क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे एनिमल को। तो देखिए, एनिमल्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। हमने पहला ही सबसे पहला पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, जर्म लेयर क्या होता है, सीलोम क्या होता है, सेगमेंटेशन एंड ऑल, हमने सब कुछ पढ़ा। इन्हीं के बेसिस पर हमने फाइलम्स बनाए, जो कि आपकी एनसीईआरटी में 11 फाइलम्स दिए। हमने यही सब चीज़ें देखकर उनको एक पर्टिकुलर फाइलम में क्लासीफाई किया या प्लेस किया, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स सच एज सेल अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सर्कुलेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन्हीं के बेसिस पर हमने एनिमल्स को क्या किया है, क्लासीफाई किया, राइट। अब बोल रहे हैं विदाउट दीज कॉमन फीचर्स, हमने बोला कि नहीं, ये बिना फीचर्स के क्या आप क्लासीफाई करके बताओगे। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली, है ना। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है किसी इंडिविजुअल को क्लासीफाई करना विदाउट एनी fundamental features, right. It is impossible to add new species detected every day without common features. अब आपको एक नई स्पीसीज मिली, राइट। तो अगर आप नई स्पीसीज मिली और आप उसे किसी फाइलम में प्लेस करना चाहते हैं, राइट। तो अब किसी फाइलम में प्लेस करोगे, उससे पहले आपको उसके फीचर्स पता होने चाहिए, आपको उसके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि हाँ ये किस तरीके के कैरेक्टर शो कर रहा है, किस तरीके के इसके फीचर है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी सिमेट्री क्या है एंड ऑल। अब बिना आप इन सब के जाने क्या उसको किसी एक पर्टिकुलर फाइलम में प्लेस कर पाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर आप क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, न्यू स्पीसीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो किस फाइलम से बिलोंग कर रही है। चलिए, तो टू स्टडी डाइवर्सिटी इन एनिमल्स क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। तो हम किसी भी न्यू स्पीसीज को स्टडी करते हैं, डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं, तो हम किस बेसिस पर करते हैं, कॉमन बेसिक फीचर्स के बेसिस पर उसे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या क्या सम अदर डिफिकल्टीज आर, क्या क्या डिफिकल्टीज हमें फेस करने को देखने पड़ेगी। ट्रेसिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस among various animals will become difficult। अगर हमें इंटरडिपेंडेंसी देखने को चाहिए, हमें पता करना है कि कौन किस पे डिपेंड है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वो आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। अंदर जो है स्पीसीज है, डाइवर्सिटी जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड है। तो अगर हमें कॉमन फीचर्स नहीं पता होंगे तो हमें इंटरडिपेंडेंसी ट्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन डेवलपिंग न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल।
और हमें न्यू स्पीसीज को डेवलप करने में क्या करना पड़ेगा, डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, इफ़ यू आर गिवन अ स्पेसिमेन, वही बात, आपको मैंने एक स्पेसिमेन दे दिया है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू वुड फॉलो टू क्लासीफाई इट। अब मैंने ये नहीं बोला कि आपको फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पर क्लासीफाई नहीं करना। अब मैंने बोला कि आपको ये स्पेसिमेन दिया है, आप ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो जो फीचर्स होते हैं, जो जो फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, उन बेसिस पर आप इस एनिमल को, इस स्पेसिमेन को क्लासीफाई करिए। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका, राइट। फिर आप देखोगे सिमेट्री क्या है, फिर आप देखोगे कि जर्म लेयर है क्या, आपके एनसीईआरटी ने बॉडी प्लान नहीं दिया बट मैं दे देती हूँ। बॉडी प्लान और सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, इन सब के बेस पर आप क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, तो ये क्या होगा आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए तो देखते हैं। पहला क्या है, क्लासीफाई। द स्टेप्स टू क्लासीफाई द स्पेसिमेन आर गिवन बिलो। क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, क्लासीफाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो देखिए, क्लासीफाई द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखेंगे कि जो सेल अरेंज है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, टिश्यू लेवल बना रहा है, टिश्यू सिस्टम जो ऑर्गन लेवल बना रहा है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देन आप सिमेट्री देखोगे कि सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री है या बायलैटरल सिमेट्री है, आप ये भी खोजोगे, है ना, कि सिमेट्री है तो कैसी है, रेडियल सिमेट्री है या बायलैटरल सिमेट्री है। फिर आप देखोगे कि जर्म लेयर है तो कितनी जर्म लेयर है, 2 लेयर है या 3 लेयर है, ये भी आप क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। अगर 2 जर्म लेयर होगी तो हम उसे डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, 3 जर्म लेयर होगी तो आप उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी जर्म लेयर होगी, आउटर जर्म लेयर दैट इज एक्टोडर्म एंड इनर जर्म लेयर दैट इज एंडोडर्म, राइट। वहीं पर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सबसे बाहर की लेयर होगी एक्टोडर्म, फिर मिडिल लेयर होगी मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली लेयर होगी एंडोडर्म। तो आपको इस पे सीक्वेंस पे क्वेश्चन बन सकता है कि आउटर टू इनर ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल है उसकी जर्म लेयर को बताइए। आउटर टू इनर कौन कौन सी आएगी, सबसे पहले आएगी एक्टो, फिर मीजो, फिर एंडर। फिर दूसरा बोल सकते हैं कि इनर टू आउटर बताइए, तो एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म आप ऐसे बता सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, सीलोम प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब देखिए टाइप ऑफ सीलोम डेवलपमेंट, ठीक है। टाइप ऑफ सीलोम डेवलपमेंट मतलब एसीलोमेट कंडीशन है, स्यूडोसीलोमेट कंडीशन है या सीलोमेट कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या एनिमल जो है वो एसीलोमेट है, स्यूडोसीलोमेट है या सीलोमेट है। फिर हम सीलोमेट भी अगर देख रहे हैं तो ये देखेंगे
कि वो साइजोसीलोमेट है या एंटेरोसीलोमेट है। राइट, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। अब देखिए क्लासीफाई सेगमेंटेशन, हम ये देखेंगे कि इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन है या नहीं, आउटर इंटरनल अदर, है ना, कि अंदर और बाहर इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है या नहीं, इस बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है या नहीं है ना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पर हमने क्या बताए, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और उसका सीक्वेंस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। उन्होंने क्या बोला है, स्टडी, हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, मतलब क्या है, सीलोम क्या होता है, चलिए, तो ये आपकी क्या हो गई, एक्टोडर्म। राइट, ये क्या हो गई आपकी एक्टोडर्म। ठीक है, उसके बाद इस एक्टोडर्म को इनर साइड से कवर कर रही है लेयर, दैट इज मीजोडर्म। तो ये क्या है, मीजोडर्म है। तो ये क्या हो गई, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो ये जो है आपकी, ये क्या हो गई, यहाँ हम इतना इसको करते ही नहीं ऐसा, ये इनर साइड जो है ये क्या है, मीजोडर्म। ठीक है, ये आपकी एंडोडर्म हो गई, और ये बाहर की तरफ जो है ये क्या हो जाएगी, मीजोडर्म। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ठीक है, तो ये हो गई आपकी मीजोडर्म।
अब मीजोडर्म जो है देखिए आउटर साइड से किसको कवर कर रही है, एंडोडर्म को, और मीजोडर्म इनर साइड से कवर कर रही है एक्टोडर्म को। और दो मीजोडर्म लेयर के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम। क्या कहते हैं, सीलोम, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी या सीलोम, जहां पर क्या फिल होता है, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, या सीलोमिक फ्लूइड। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ यूजफुल स्टडी द नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो देखिए द सीलोम इज द बॉडी कैविटी और फ्लूइड फिल्ड स्पेस। तो सीलोम जो है वो क्या होता है, बॉडी कैविटी होता है। इससे सीलोम को हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी और फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ठीक है, बॉडी कैविटी या फ्लूइड फिल्ड स्पेस कहते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला जो है ये जगह कौन सी है, गट। ये क्या है, गट। ये क्या है आपकी एक्टोडर्म, ये है मीजोडर्म, ये भी है मीजोडर्म, ठीक है। और मीजोडर्म, दो मीजोडर्म लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। इस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, इस स्पेस को हम कह रहे हैं बॉडी कैविटी और फ्लूइड फिल्ड स्पेस, दैट इज सीलोम, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी आपकी पिंक कलर की, ये हो जाएगी आपकी एंडोडर्म। ऐसे एनिमल जिसमें तीनों लेयर पाई जाती है उन एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, राइट। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, लाइंड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस लाइंड बाय द मीजोडर्म। क्या फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो है ये वाला जो है ये लाइंड है किससे, मीजोडर्म से, दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड है। चलिए, एंड एन एनिमल विथ सीलोम इज कॉल्ड सीलोमेट। तो जिसमें सीलोम प्रेजेंट होता है, जिन एनिमल में सीलोम प्रेजेंट होता है उन एनिमल को हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट। तो ये आपको मैंने कई बार बता दिया, एनिमल विच हैव सीलोम, एनिमल विच हैव सीलोम called सीलोमेट, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीलोमेट कहते हैं, राइट। चलिए उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट कवर्ड मीजोडर्म, है ना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म से कवर नहीं होती, ठीक है। मतलब ऐसा मैं आपको बताती हूँ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या, इसको मैं हटा दूँ। चलिए तो देखिए इसमें क्या होता है, चलिए ये तो हो गई एंडोडर्म, ये क्या हो गई, एंडोडर्म, ठीक है। ये हो गई आपकी एंडोडर्म, ये हो गई बॉडी कैविटी, क्या हो गई, बॉडी कैविटी। यहाँ पर बॉडी कैविटी, यहाँ पर जो बॉडी कैविटी है वो लाइन नहीं है किससे, मीजोडर्म से। किससे लाइन नहीं है, मीजोडर्म से।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, मीजोडर्म ऐसे पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। किसके फॉर्म में? पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर मीजोडर्म जो है कवर नहीं कर रही फुल बॉडी फ्लूइड को, ठीक है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को लग ऐसा रहा है कि यहाँ पर बॉडी कैविटी जो है वो लाइंड है किससे? मीजोडर्म से, बट ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोम। क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोम, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोम। लग रहा है ऐसा कि सीलोम है, बट यहाँ पर सीलोम नहीं है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? स्यूडोसीलोम कंडीशन, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोम कंडीशन। चलिए तो देख लेते हैं एक बार, ये वाला पार्ट हटा दें, इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि मीजोडर्म ने कवर किया है किसको? सीलोम को, बट ऐसा है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? स्यूडोसीलोम। और ऐसे एनिमल जिसमें ये पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोमेट। एनिमल्स को क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोमेट, ठीक है। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है आपको? एस के हेलमिंथ में। किस में? एस के हेलमिंथ में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए तो यहाँ पर समझ में आया क्या बोल रहा है? इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट कवर्ड बाय मीजोडर्म, इंस्टीड ऑफ मीजोडर्म द स्कैटर सिस्ट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पर सिस्ट मिल रहे हैं आपको, ये सिस्ट मिल रहे हैं, स्कैटर्ड सिस्ट। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? pseudocoelom. Okay, such a body cavity is called pseudocoelom and the animal have them called pseudocoelomate. Example एस के हेलमिंथ। तो एस के हेलमिंथ में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? स्यूडोसीलोम कंडीशन, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, सम एनिमल्स हैव नो बॉडी कैविटी। कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। उन एनिमल्स को हम कहते हैं एसीलोमेट। क्या बोलते हैं? एसीलोमेट, राइट। दे आर कॉल्ड एसीलोमेट। फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थ्स, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिन्थ्स में सीलोम नहीं पाया जाता, इसलिए प्लेटीहेलमिन्थ्स को हम एसीलोमेट कहते हैं। तो आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी, मैम टीनोफोरा जो है, सिलेंट्रेटा जो है, एंड आपका क्या हो गया ये पॉरीफेरा, क्या ये भी एसीलोमेट है? तो बिल्कुल, उसमें तो एसीलोमेट कंडीशन पाई जाएगी, क्योंकि वहां पर तो थर्ड जर्म लेयर मीजोडर्म प्रेजेंट ही नहीं है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, एसीलोमेट ही होंगे, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉडी कैविटी एंड सीलोम इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट लेवल, ऑर्गन लेवल, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोम इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल पे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी पहुंच गई है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम पे पहुंच गए, तो अब इसका क्लासिफिकेशन का क्या मोटिव बच जाता है? क्योंकि आपकी ये जो सिमेट्री है वो तो पाई जाने लगी, बायलैटरल सिमेट्री। अब हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि बायलैटरल सिमेट्री तो प्लेटीहेलमिन्थ्स में भी होती है ना। तो फिर अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो अब उस कंडीशन में हम बॉडी कैविटी या सीलोम देखेंगे, राइट। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आज का, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इनसाइड। और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। तो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो उस डाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। वहीं पर एक्स्ट्रा मतलब बाहर। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? बाहर। एक्स्ट्रा का मतलब एक्सटर्नल या बाहर। सेल्यूलर का मतलब सेल। तो सेल के बाहर अगर डाइजेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इनसाइड मतलब अंदर, ठीक है। अब बात आती है
जो प्रिमिटिव एनिमल्स है, जो लोअर एनिमल्स है, जो लोअर फाइलम्स है, उसमें क्या देखने को मिलता है, किस प्रकार का डाइजेशन देखने को मिलता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, मतलब प्रेजेंट इन लोअर फाइलम्स, ठीक है। यहां पर प्रेजेंट इन हायर फाइलम्स, मतलब आपके पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में मिलेगा कौन सा डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर। वहीं पर उससे आगे आपको जो डाइजेशन देखने को मिलेगा वो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन ही मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए ये एक क्या बोलते हैं, मैं एनिमल ही बोल देती हूँ कि ये कोई एक एनिमल है, ठीक है। ये एक एनिमल है जिसमें ऐसे सेल्स अरेंज है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर ये सेल्स हो गए, तो डाइजेशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर, यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस डाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, राइट। वहीं पर मैं बात करती हूं ठीक है, ये है गट, ये क्या है, गट। गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। गट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो गट है किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो ये गट के सेल्स हो गए, ये क्या हो गए, गट के सेल्स, ठीक है। तो ये हैं गट के सेल्स। तो ये जो स्पेस है ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। तो यहां पर इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइजेशन। तो इस डाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इस डाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। राइट, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, समझ में आया। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़े। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। इट अकर इन लोअर ऑर्गेनिज्म। मैंने यही बोला था कि इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए किसमें प्रेजेंट होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या याद आ गया, क्या दिमाग की याददाश्त वापस आ गई, जल्दी बताइए किसमें होता है। तो ये होता है लोअर फाइलम्स में या लोअर ऑर्गेनिज्म में, राइट। जैसे कि आप हम बात करते हैं तो पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। वहीं पर बात करते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन की, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन जो है किसमें होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये कोई पॉइंट नहीं हुआ कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होगा। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म तो लोअर एनिमल्स भी है ना। अगर हम बात करें किसकी, पॉरीफेरा की, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, तो ये भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये कोई बात नहीं हुई कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। हाँ,
बट आपको जो लोअर फाइलम्स है उसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, और हायर में सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किस में होता है, टीनोफोरा में कौन सा डाइजेशन होता है, सिलेंट्रेटा में कौन सा डाइजेशन होता है, मैंने ये सब वहाँ पर पढ़ाया। एक्स्ट्रा सेलुलर के साथ इंट्रा सेलुलर भी होता है, ये किस में होता है, ये सब कुछ पढ़ा दिया था मैंने वहाँ। तो ये पॉइंट्स समझ में आ गया कि हाँ ये हायर एनिमल्स में होता है, हायर फाइलम्स में होता है, बट लोअर फाइलम्स में इंट्रासेलुलर के साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखने को मिलता है, राइट। फिर बात करते हैं अकर विथिन सेल। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अकर विथिन सेल मतलब सेल के अंदर, राइट। अकर विथिन द कैविटी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आउटसाइड द सेल। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो डाइजेशन है ये क्या होता है, कैविटी में, एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी में होता है, और कहाँ पर होता है, उस एलिमेंट्री कैनाल के सेल के बाहर होता है। बाहर मतलब उसकी जो कैविटी होती है उसमें होता है, ना कि सेल के अंदर, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कैविटी है। क्या है, कैविटी। यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है। सेल तो यहाँ पर प्रेजेंट है, सेल तो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइजेशन ना होकर डाइजेशन कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं, इट इज लेस एफिशिएंट इन नो रीजनल डिफरेंशिएशन। ये लेस एफिशिएंट है ना। लेस एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि भाई ये सेल लेवल पे हो रहा है, इतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होगी, है ना। अगर हम हमारी बात करें तो हमारा जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, हमारी डाइजेशन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इनकी सेलुलर लेवल पे डाइजेशन हो रहा है, तो बहुत कम फूड को ये क्या कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे, राइट। हाईली एफिशिएंट विथ रीजनल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर क्या है, ये जो डाइजेशन है हाईली एफिशिएंट है, और रीजनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, हर एक पार्ट में। जैसे कि हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड का मतलब न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर रीजनल डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं, वहाँ पर रीजनल डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलते, राइट। अब बात करते हैं एंजाइम्स एसोसिएटेड आर फ्यू। अब सेल पे हो रहा है, कम एंजाइम की जरूरत है क्योंकि बहुत कम एफिशिएंट है ना, बहुत कम फूड का डाइजेशन कर रहा है। तो यहाँ पर एंजाइम जो है वो थोड़े से देखने को मिलेंगे, बट यहीं पर लार्ज नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। हम अगर हमारी बात करें तो हमारे अंदर कितनी डाइजेस्टिव सिस्टम्स ग्लैंड्स होती है। हम बात करते हैं कि पैनक्रिया जो है वो रिलीज़ करता है क्या, एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हाँ भाई गॉल ब्लैडर से जो है क्या आता है, वाइल आता है, ये सब कुछ आता है। ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग ग्लैंड से, लिवर से, वाइल जो गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियाज से। हम बात करते हैं फिर किसकी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, आपके स्टमक से, हर जगह से जो है क्या ग्लैंड्स हैं, वहाँ पर क्या है, सिक्रीशन हो रहा है। उन सिक्रीशन में क्या है, डाइजेशन हो रहा है, उन सिक्रीशन के प्रेजेंस से डाइजेशन हो रहा है, और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें स्टमक में तो स्टमक में अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हम बात करते हैं अगर पैनक्रियाज में तो उसमें अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अलग अलग एंजाइम्स जो है क्या कर रहे हैं, रीजनल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, राइट। चलिए तो इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, कौन है, ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लार्वा मारवा बन रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट वो किसको देगा, अपने इंडिविजुअल को, अपने प्रोजेनी को जन्म देगा, अपने जैसे एडल्ट फॉर्म को जन्म देगा, राइट। वहीं पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पहले इसमें क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म जो है उसका पहले लार्वा बनेगा, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगी, देन एडल्ट बनेगा। ठीक है,
तो ऐसा डेवलपमेंट जो जिसमें पहले लार्वा बन रहा है फिर एडल्ट बन रहा है, इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और जिसमें डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म बन जाए उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। जिसमें डायरेक्ट एडल्ट बन जाए उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो अगर अभी मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में, जो आपकी लास्ट वीडियो रही उसमें मैंने जब पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो किस में देखने को मिलता है, फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में, ठीक है। इनमें कोई भी लार्वा मैंने नहीं पढ़ाया था। जब मैंने ये पढ़ाए थे कॉर्डेटा के अंदर तो मैंने कोई लार्वा पढ़ाया था कि बर्ड का पहले लार्वा होता है, फिर लार्वा से क्या निकलता है आपके फिर बर्ड्स बनते हैं, ऐसा तो नहीं था ना। क्या रेप्टाइल्स पहले जो है वो रेप्टाइल्स जो है पहले लार्वा प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन उसके बाद उन लार्वा में मेटामॉर्फोसिस हो रही है, फिर एडल्ट बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया था। बट मैंने बात की थी किसकी, एम्फीबियंस की। तो अगर इन वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन हम पढ़ते हैं किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट के अंदर क्लास है एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन में मैंने बोला था कि क्या प्रेजेंट होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है, पढ़ाया था यही। क्या आपको फ्रॉग याद आया, क्या फ्रॉग आया, मैंने बताया था फ्रॉग का लार्वा जो होता है जिसे हम टेडपोल कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेडपोल, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको किसमें देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस, राइट। और नीचे वाले फाइलम्स है उसमें तो देखने को मिलता ही, हमने देखा था। indirect development, indirect नहीं, in direct development the embryo develops into well grown individual without involving a larva stage। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, वेल ग्रोन इंडिविजुअल का बर्थ होता है ना। ऐसा नहीं है कि पहले लार्वा बनेगा देन मेटामॉर्फोसिस होगी फिर वेल ग्रोन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट वेल ग्रोन इंडिविजुअल की बर्थ होती है या फॉर्म होता है। बट यहीं पर बात करें हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में सेक्सुअली इमैच्योर लार्वा स्टेज फॉर्म होती है। पहले क्या होगी, सेक्सुअली इमैच्योर लार्वा स्टेज फॉर्म होगी, देन मेटामॉर्फोसिस होगी, फिर अडल्ट फॉर्म होगा, राइट। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। फिर बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होगी डायरेक्ट डेवलपमेंट में, मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा, हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है, हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है, जल्दी बताइए। एंड अर्थवॉर्म किस फाइलम से बिलोंग करता है। हाइड्रा आपका कहाँ देखा था आपने, कहाँ पढ़ा था मैम, सिलिंट्रेटा में पढ़ा था। अर्थवॉर्म हमने पढ़ा था किस में, एनिलिडा में। इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, फ्रॉग की और बटरफ्लाई की, तो फ्रॉग और बटरफ्लाई में, बटरफ्लाई कौन से फाइलम से बिलोंग करेगा जल्दी बताइए, ऑर्थ्रोपोडा से। एंड फ्रॉग जो है क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करेगा, राइट। तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब पहले इनका लार्वा बनेगा देन इसका अडल्ट फॉर्म बनेगा। तो आपको क्या बटरफ्लाई की आपने देखा कि पहले इल्ली जैसा दिखता है, तो वो उसका क्या होता है, लार्वा होता है, ठीक है। फिर उस लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होती है, फिर वो उसमें पंख वंख आते हैं और बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पेक्यूलियर फीचर्स दैट यू फाइंड इन पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स, है ना। अगर पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स है तो उसमें आप क्या क्या पेक्यूलियर फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो फ्री लिविंग पैरासाइट आपको देखने को मिलेगा, उसमें हुक सकर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंडो पैरासाइट अगर हम बात करें तो ये बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। जो हुक्स है वो अटैचमेंट का काम करते हैं, सकर सकिंग का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली बात है, प्लेटीहेल्मिन्थ है तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, हर्मेफ्रोडाइट होंगे। मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहा है, फ्री लिविंग, टिपिकल फीचर्स ऑफ पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है, ये जो पैरासाइट फॉर्म है ये क्या है, फ्री लिविंग है। दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। मोस्टली मतलब ज्यादातर, हर्मेफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल है, ये क्या है,
बाइसेक्सुअल, एक ही बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, हर्मैफ्रोडाइट। या एक ही बॉडी जो है क्या बना रही है, मेल गैमीट भी बना रही है एंड फीमेल गैमीट भी बना रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, हर्मैफ्रोडाइट, राइट। उसके बाद 3 लेयर्ड बॉडी वॉल, द एपिडर्मिस आउटर कवरिंग is often ciliated and covered with cuticle। तो उसमें क्या होती है, 3 लेयर होती है, 3 लेयर मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, इसकी जो बॉडी वॉल होती है, द एपिडर्मिस आउटर कवरिंग इज ऑफन सीलिएटेड, है ना, तो उसकी आउटर कवरिंग जो है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल, और किससे कवर होती है, क्यूटिकल से कवर होती है, राइट। तो क्यूटिकल क्या करेगी, इसको जल्दी बताइए, क्यूटिकल इसको क्या एक इम्परवियस नेचर प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट और एब्सेंट, है ना, तो इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है या एब्सेंट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, क्या होती है, सिंगल ओपनिंग, और इस प्रकार की ओपनिंग को हम कहते हैं ब्लाइंड सैक। क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ही ओपनिंग दिख रही है, जैसे कि अगर हम बात करें तो पापा मम्मी सब्जी का थैला जो लेकर आते हैं मार्केट, है ना, जाते हैं और आपको लेकर जाते हैं साथ में उसी में बिठाकर, तो ये जो अंदर कुछ सामान जा रहा है, मतलब क्या जाएगा, खाना ही जाएगा, और क्या जाएगा, सब्जी वब्जी जाएगी, है ना, तो जाएगी भी उसी ओपनिंग से, और जब घर आके सब्जी निकालेंगे तो उसी ओपनिंग से निकालेंगे। ऐसे तो नहीं है कि पापा जो घर पे लेके गए सैक, जो थैला लेकर गए, उसकी 2 ओपनिंग है, एक ऊपर ओपनिंग है, एंटीरियर ओपनिंग है, और नीचे पोस्टीरियर ओपनिंग है। तो पापा बोल रहे हैं सब्जी वाले से कि सब्जी डालते जाओ उसमें, तो पता चले पापा सब्जी डलवा रहे हैं एंटीरियर ओपनिंग से और सब्जी निकलती जा रही है पोस्टीरियर ओपनिंग से, नीचे से सारी सब्जी निकलती जा रही है ना। तो ऐसा तो नहीं होता। सैक का मतलब जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है, राइट। तो सिंगल ओपनिंग, वहीं पर सब्जी डाली उसी में, और उसी से घर आकर सब्जी बाहर निकाली उसी ओपनिंग से। तो इस प्रकार की ओपनिंग को, सिंगल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक। क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक। वही माउथ का काम करती है एंड वही एनस का काम करती है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं उसमें क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, राइट, जिसे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग नहीं होती। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखते हैं क्या बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सच एज फ्लेम सेल्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स। क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स। और ये फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन, राइट। इनका फंक्शन है एक्सक्रीशन, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, राइट। उसके बाद आगे बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एंटीटॉक्सिन एंड थिक टेग्यूमेंट which is resistant to digestive enzyme of the host। अब इनकी बॉडी जो है उस पे क्या, उन पे क्या होते हैं, एंटीटॉक्सिन्स होते हैं। एंटीटॉक्सिन्स मतलब जो टॉक्सिन से लड़ सके, है ना, जैसे एंटीबायोटिक्स, है ना। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, जो बैक्टीरिया से फाइट करती है। तो यहाँ पर एंटीटॉक्सिन जो होते हैं ये क्या है, ये टॉक्सिन के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब इन पर टॉक्सिन का कोई असर नहीं होता। एंड थिक टैग्यूमेंट, इन पर क्या प्रेजेंट होता है, थिक टैग्यूमेंट प्रेजेंट होती है, लेयर प्रेजेंट होती है, विच रेजिस्टेंट द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट। अब भाई एक बात बताओ, क्या ये आपके अंदर रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स की होस्ट बॉडी, हम भी इनके लिए होस्ट है ना, हमारे ह्यूमंस के अंदर भी ये रहते हैं। अब बात आती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है, पीएच अलग है। अब भाई उस पीएच और उस एंजाइम की प्रेजेंस में ये खराब हो जाएंगे, मतलब ये मर जाएंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। अब इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, चेंज कर लिया,
इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर थिक टेग्यूमेंट बना लिया, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम का, पीएच का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रह रहे हैं, अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो अब भाई जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है और अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते तो ये मर जाते, किसकी वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। बट इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि ये पैरासाइट है, तो ये कैसा, एन ऑक्सीजेनिक मतलब एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। नो स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर वॉज ऑब्जर्व, इनमें कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं होता, मतलब कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। तो फिर ये कैसे रेस्पायर करते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, उनके जो थिन सेल्स होते हैं, ठीक है, जो थिन लेयर होती है, थिन बॉडी वॉल होती है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। द फ्रंट बॉडी पार्ट हैज सकर, इनकी जो फ्रंट बॉडी पार्ट होता है इसमें सकर प्रेजेंट होता है। सकर का मतलब क्या होता है, एक सकिंग माउथ टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, होस्ट बॉडी से क्या, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, चलिए, हुक्स मतलब इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं। हुक्स का मतलब समझ में आता है क्या, आपने वो जो बैग्स होते हैं उसमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना होता है और ऐसा क्रॉस का साइन बना होता है और उसमें लिखा होता है डू नॉट यूज हुक, है ना, ऐसा ही बना होता है कुछ। तो हुक क्या है, हुक का काम क्या है, यहाँ पर पकड़ के रखने का काम है, अटैचमेंट का काम है ना। और आपके घर में जो हैंगर्स होते हैं, चलो छोड़ो, हैंगर्स होते हैं, हैंगर्स पे हम क्या करते हैं, किसी चीज को हैंग करते हैं, उस पे उसको क्या करके लटका कर रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं। तो हुक्स का काम क्या होता है, जो पैरासाइट है उसे होस्ट बॉडी से जोड़ कर रखने का, चिपका कर रखने का काम होता है। ठीक है, आई स्पॉट प्रेजेंट होते एंड ऑरिकल्स टू अटैच द होस्ट। ठीक है, इन सब का काम क्या होता है, होस्ट से अटैच करने का काम होता है, होस्ट बॉडी से अटैच करने का काम होता है। अ हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पैरासिटिक फॉर्म, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, what are the reason that you can think of for the arthropoda to constitute a largest group of the animal kingdom। मैंने जब आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था किंगडम एनिमेलिया के अंदर, तो मैंने बताया था कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। बताया था क्या, मैंने बोला था 3/4 स्पीसीज जो अर्थ पे है वो किस में आती है, आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा में। या मैंने फिर ये भी बोला था कि 70% ऑफ स्पीसीज जो है वो किस में आती है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में, राइट। अब ऐसा क्यों है, इस फाइलम में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों देखने को मिल रही है, इतनी ज्यादा स्पीसीज क्यों हैं, तो इसके कोई ना कोई तो रीजन है ना। तो क्या रीजन है देखते हैं। इसमें क्यूटिकल, इसकी जो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, जो इसे क्या प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, ऊपर से इसकी बॉडी से वाटर लॉस की को बचाता है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, देखते हैं। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ आर्थ्रोपोडा मेकिंग अप लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। दे हैव जॉइंटेड लेग्स दैट अलाउ देम टू बी मोटाइल, है ना। इनके क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। फिर से कॉकरोच को इमेजिन करो, है ना, अपने सपनों में, तो कॉकरोच आ रहा है आपके सपनों में। अब कॉकरोच में आप देखो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो उसको भगाते हैं, है ना, मतलब उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही उसने देखा कि कोई मेरे पास आ रहा है, मुझे मार सकता है, मेरे ऊपर पैर रख सकता है, मेरे ऊपर फ्लाइंग चप्पल फेंक के मार सकता है, ठीक है, कहीं हिट मार दिया तो वो क्या करता है, भागता है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं एंड परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन ड्यू टू दीज जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसके वजह से वो काफी ज्यादा, इस जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से काफी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, द हार्डेंड स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन प्रोटेक्ट्स देयर बॉडी, है ना। तो इनके बॉडी पर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है वो हार्डेंड होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। अब काइटिन क्या होता है मैम, ये होता है आपका, जल्दी बताइए, होमोपॉलीसेकेराइड। क्या होता है, होमोपॉलीसेकेराइड। मैम हमें नहीं पता होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, कोई बात नहीं, हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बता दूंगी कि होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है। देखिए,
होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब होता है सेम। पॉली का मतलब होता है मैनी, और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो बहुत सारी शुगर जो मोनोमर्स है शुगर के, ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, और ये सारे के सारे मोनोमर्स जो है वो सेम है। ठीक है, ये सारे के सारे मोनोमर्स जो हैं वो सेम है। तो इस प्रकार का पॉलीमर जिसमें सारे मोनोमर्स सेम होते हैं उसे हम होमोपॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोपॉलीमर या होमोपॉलीसेकेराइड। तो आपकी जो काइटिन है वो क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है। देयर बॉडी, ओके, द हार्ड स्केलेटन रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। क्या मैंने बताया था कि इसका जो स्केलेटन होता है, काइटिनियस जो स्केलेटन होता है, ये वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। मैंने यही पॉइंट बोला था क्या, कि ये जो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है वो क्या करता है? रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, डिमॉन्स्ट्रेट अ डिफरेंट सिस्टम फॉर लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इनकी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू लिव इन डाइवर्स कंडीशन में, है ना। तो ये जो ऑर्थ्रोपोडा होते हैं ये डाइवर्स कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। इनके पास एबिलिटी है टू सर्वाइव इन डाइवर्स कंडीशन एंड वेरीड हैबिटेट्स। तो इनके काफ़ी ज़्यादा हैबिटेट्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें आपको ऑर्थ्रोपोडा या इंसेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। इन कंपैरिजन टू अदर फाइला दे आर प्री डेवलप्ड। तो ये क्या है? प्री डेवलप्ड है। आगे, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, जिसे हम स्टेटोसाइट या आइस कहते हैं, है ना। स्टेटोसाइट्स भी होते हैं इनमें, आइस होते हैं, एंटीने जो है, एंड नर्वस सिस्टम। तो इनमें वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन भी होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है। सम इंसेक्ट्स एग्जिबिट फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होता है? जल्दी बताइए। फेरोमोन्स जैसे कि अभी तो ना मार्केट में इसका क्या आपको परफ्यूम भी मिलने लगा। फेरोमोन्स का मतलब होता है बॉडी फ्रेग्रेंस। ठीक है, ह्यूमंस का भी ह्यूमंस में भी फेरोमोन्स होते हैं। हर एक इंसान की एक बॉडी फ्रेग्रेंस होती है, राइट। तो पहले काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव होती थी ग्लैंड्स जो फेरोमोन्स को बनाती थी, बट अब धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, इन ग्लैंड्स को क्या कर दिया, इनका जो सिक्रीशन है वो कम होने लगा। ठीक है, नहीं तो पहले जो फेरोमोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट होते थे और हर एक ह्यूमन की एक बॉडी फ्रेग्रेंस होती थी। जैसे अभी इसका काफ़ी ज़्यादा बहुत ये क्रेज़ में है, इसका परफ्यूम्स बनने लगे, फेरोमोन्स परफ्यूम्स बनने लगे। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इन फेरोमोन्स का काम क्या है? दैट अनेबल कम्युनिकेशन। तो ये पार्टनर को कम्युनिकेट करने के लिए किसका यूज करते थे? फेरोमोन्स का। तो फेरोमोन्स के थ्रू ये जो पार्टनर्स है कम्युनिकेट करते थे ब्रीडिंग के लिए। चलिए, तो जल्दी से क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? आगे बढ़े। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको 4 फाइलम दिए हैं, पॉरीफेरा, टीनोफोरा, एकाइनोडोमेटा एंड कॉर्डेटा। तो आपका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किस में प्रेजेंट होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, किस फाइलम में पढ़ाया था वाटर वेस्कुलर सिस्टम? मैम इतना तो याद है हमें, इतना हमें वो मत समझिए आप, क्या मत समझिए बेवकूफ, है ना, नहीं हो आप। तो यहाँ पर क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा का क्या है? ये कॉमन फीचर है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े, चलिए। तो देखिए, फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, दिस इज देयर कैरेक्टरिस्टिक अ परफोरेटेड पैनल इन देम नोन एज मेड्रोपोराइट। क्या बोलते हैं इनको? मेड्रोपोराइट अलाउज वाटर टू परकोलेट इन देयर सिस्टम। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इसमें क्या होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? परफोरेट पैनल होते हैं इनमें,
जिसे हम क्या कहते हैं, मेट्रोपोराइट कहते हैं। और ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं किसको, वाटर को कहाँ आने में, अंदर, बॉडी के अंदर आने में। क्लियर है? तो इतना बहुत ज़्यादा आपको नहीं जाना, बट ठीक है, मैंने सिर्फ बर्ड्स के लिए आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, जस्टिफाई द सिस्टम। मैंने बोला था आपसे, जब मैं कॉर्डेटा पढ़ा रही थी तो मैंने क्या बोला था, सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट्स होते हैं, बट सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखिए, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट बोलते हैं, बट सारे कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती ना। तो हमने डिवाइड किया था किसको, कॉर्डेट को, किसमें, प्रोटोकॉर्डेट में एंड यूकॉर्डेट में। प्रोटोकॉर्डेट में आपके कौन आया था, जल्दी बताइए, यूरोकॉर्डेट और ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेट। तो ये जो थे ये क्या थे, प्रोटोकॉर्डेट थे, जिनमें क्या नहीं थी, वर्टिब्रल कॉलम नहीं थी। तो ये क्या वर्टिब्रेट के अंदर आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, बट ये कॉर्डेट तो है ना, तो कॉर्डेट है बट वर्टिब्रेट नहीं है। वहीं पर अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम होती है, बट वर्टिब्रेट या यूकॉर्डेट जो है वो भी तो क्या है, कॉर्डेट ही है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, बट सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। क्या ये पॉइंट याद रहेगा आपको? क्योंकि वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम होती है, बट सारे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। चलिए तो देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, है ना। तो नोटोकॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स तो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, कॉर्डेटा का है। बट हाउएवर द वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियो इन द सब फिल्म इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम ऑफ बोनी वर्टिब्री इन एडल्ट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो नोटोकॉर्ड रहती है वो रिप्लेस्ड हो जाती है किसमें, एडल्ट में, वर्टिब्रल कॉलम में। और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कैसे होते हैं, बोनी होते हैं। क्या होता है, तो हमारी ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कैसी है, बोनी है। ठीक है, तो हमें क्या, हमारे जो एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट थी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। क्या थी, नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो गई किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। तो हम अडल्ट में क्या देखने को मिलेगी, वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो यहां पर ये बोल दिया, इट इज देयरफॉर सेड एट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। इसीलिए बोला जा रहा है कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। पर सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ठीक है, चले तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी हैवी तो नहीं हो गया, है ना। बहुत वो वाला जो टंग ट्विस्टर होता है ना, वो टंग ट्विस्टर है, ये बायो का टंग ट्विस्टर है। चलिए तो ये क्या बोल रहे हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन पाइसिस। पाइसिस का मतलब क्या होता है, फिश। क्या होता है, फिश। ओके, तो जो फिश है, क्या है, फिश जो है उसमें एयर ब्लैडर का क्या काम है, क्या फंक्शन है। एयर ब्लैडर जो है फिश को क्या बनाता है, लाइट वेट। क्या बनाता है, लाइट वेट। अब फिश लाइट वेट हो जाएगी तो बायोन्सी प्रोवाइड करेगा उसको। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, अगर आप एक कार्डबोर्ड, है ना, कार्डबोर्ड जो खाली है बिल्कुल, या फिर आप बोल दो एक प्लास्टिक का कुछ चीज़, या वो बॉल आती है ना ग्रीन कलर की, जो उसको पता नहीं कौन सी बॉल बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, जो प्लास्टिक वाली बॉल होती है। एक उस बॉल को लिया आपने, पानी में फेंका, और दूसरी बॉल ली आपने कौन सी, हाँ, आपने ली मेटल की बॉल। क्या ली, मेटल की बॉल, जो कि क्या है, हैवी है, अंदर से सॉलिड है। तो एक हॉलो बॉल ली और एक सॉलिड बॉल ली, ठीक है, आपने दोनों को पानी में फेंका। तो देखा आपने कि जो हॉलो बॉल थी, जो ग्रीन बॉल थी, वो पानी पे ऊपर तैर रही है, सरफेस पे। वहीं पर जो मेटल की बॉल थी वो पानी में डूब गई नीचे। अब भाई ऐसा क्या चमत्कार हुआ, दोनों का साइज सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक डूब गई और दूसरी ऊपर तैर रही है। अब बोलोगे ऐसा क्या हुआ, किस वजह से एक ऊपर है और दूसरी डूबी। तो देखिए, उस बॉल का, चाहे वो प्लास्टिक की बॉल हो चाहे वो मेटल की बॉल हो, दोनों का मास है, दोनों पर ग्रेविटी लग रही है। हम 10 लेके चलते हैं, 9.8 नहीं लेंगे, हम 10 लेके चलेंगे। तो ग्रेविटी है, तो मास जो है और ग्रेविटी, उसका वेट हुआ एक कुछ, तो जो ग्रीन वॉल है उसका वेट हुआ। वहीं पर हम बात करेंगे किसकी, मेटल की वॉल, तो उसका मास है और उस पर ग्रेविटी लग रही है तो उसका वेट भी हुआ। अब बताइए इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा,
जल्दी बताइए किसका वेट ज़्यादा होगा? ग्रीन वॉल का वेट कम होगा और जो आपकी मेटल की वॉल है उसका वेट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उतने ही सरफेस एरिया में मास ज़्यादा है, उतने ही सरफेस एरिया में मास ज़्यादा है तो उसका वेट ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अब वेट ज़्यादा है, होता क्या है, एक्शन रिएक्शन, है ना। एक्शन रिएक्शन जो लॉ है आपका, थर्ड लॉ जो है आपका न्यूटन्स का, वो क्या बोलता है, जितना आप मुझ पे फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स मैं आप पे लगाऊंगा। ठीक है, तो अब जो है mg एक टाइप का फोर्स है, जो फोर्स बॉल लगा रही है किस पर, वाटर पे, तो वाटर बोलेगी तुम मेरे पे फोर्स लगा रहे हो तो मैं भी तुम पर फोर्स लगाऊंगी। ठीक है, तो वाटर ने फोर्स लगाया, अपवर्ड फोर्स लगाया वाटर ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स। बट अब बात आती है कि सपोज मैं अभी खली नहीं बन रही हूँ, बट हाँ इस बोर्ड पे मैंने हाथ रखा, ठीक है, इस बोर्ड पे हाथ रखा, तो ये बोर्ड पे मैंने हाथ रखा, तो बोर्ड पे मैंने फोर्स लगाया उस तरफ, बोर्ड बोलता है नहीं नहीं तुम कैसे कर सकते हो ऐसा, मैं भी फोर्स लगाऊंगा इस तरफ, तो बोर्ड ने भी मेरे ऊपर फोर्स लगाया। इसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, जो कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। अब हुआ क्या, इसने उधर फोर्स लगाया और बोर्ड ने मेरे ऊपर लगाया, बट अगर मैंने फोर्स बढ़ा दिया, मैं अपना फोर्स बढ़ाते गई और बोर्ड मेरे ऊपर उतना फोर्स नहीं लगा रहा, तो मेरा जो हाथ है ना बोर्ड के उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही होता है किसमें, वो दो बॉल के केस में। एक बॉल जो है उसने mg कम लगाया, जो हॉलो बॉल थी, जो ग्रीन बॉल थी, उसने mg कम लगाया। अब mg कम लगाया तो बायोंट फोर्स जो है उतना ही फोर्स लगा पा रहा है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि उतने जो बॉल है पानी में डूबी हुई जितनी बॉल है उतने सरफेस एरिया पे इक्वल फोर्स लगा पा रहा है जितना mg लगा रहा है। तो दोनों फॉल्स जो फोर्स है इक्वल फोर्स हो गए, तो फोर्स जो है बराबर हो गया, तो बॉल जो है सरफेस पे तैर रही है। वहीं पर अब जो mg है वो ज्यादा है बट जो बायोंट फोर्स है वो कम है, उतने सरफेस एरिया पे बायोंट फोर्स कम लग रहा है बट mg ज्यादा है। अब mg ज्यादा है और बायोंट कम है, mg जीत गया, mg नीचे की तरफ लगा रहा था अपना फोर्स तो mg नीचे चला जाएगा, बट बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा था, बायोंट फोर्स कम पड़ गया, तो जो बॉल है वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज सेम फॉलो हो रही है, क्या हो रही है, सेम चीज यहाँ पर फॉलो हो रही है। कैसे, अब जो एयर ब्लैडर है वो कैसा हो जाएगा, एयर मतलब अंदर क्या भरी है, इसमें क्या भरी है, हवा भरी है। हवा कैसी होती है, लाइट वेट होती है, तो ये अंदर से कैसा है, खोखला है और इसमें क्या भरी, ये एयर भरी है, इसलिए हम इसे एयर ब्लैडर बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस एयर ब्लैडर की वजह से जो बॉडी है उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। किसका, मछलियों का, फिशेस का। अब फिशेस का वेट कम हो गया तो जो कम वेट की वजह से बायोन्सी प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि नीचे से बायोन फोर्स लग रहा है, किसका, पानी का। अब पानी बायोन फोर्स लगा रहा है तो फिश जो है वो ऊपर ही तैर रही है, नीचे पानी में डूब नहीं रही। क्लियर है, तो समझ में आया एयर ब्लैडर का काम क्या है, बायोन्सी प्रोवाइड करना। अरे यार आज तो हमने फिजिक्स भी पढ़ ली, क्या मैम बायो की क्लास में भी फिजिक्स पढ़ेंगे हम, कोई बात नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे हम, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे। अब देखिए, एयर ब्लैडर इन पाइसेस रेगुलेट बायोन्सी, तो एयर ब्लैडर जो है वो क्या रेगुलेट करता है, बायोन्सी को रेगुलेट करता है, विच प्रिवेंट फिश फ्रॉम सिंकिंग, जो कि फिश को किससे प्रिवेंट करती है, सिंकिंग से। सिंकिंग का मतलब वो डूबने से बचाती है, नीचे जाने से बचाती है फिश को। क्लियर है, नहीं तो बेचारी वो नीचे डूब जाती, नीचे जाकर बैठ जाती, बोलती है मैं क्या करूं, मैं तो भारी हो गई हूं, है ना, मैं ऊपर तैर ही नहीं पा रही हूं। तो ऐसा ना हो इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर ब्लैडर। राइट, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो हम आगे बढ़े। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। What are the modifications that are observed in birds and help in fly? ठीक है, जल्दी बताइए किस में हेल्प करते हैं, बताइए जल्दी किस में हेल्प करते हैं। ओके, चलिए जल्दी बताइए। तो व्हाट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड्स एंड हेल्प इन फ्लाई, तो किसका मॉडिफिकेशन होता है बर्ड्स में, क्या मैंने आपको फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स बताए थे। फोर लिम्स क्या होता है, जैसे कि आपकी ये जो है ये क्या है, फोर लिम्स है, ये जो दो जो चरण हैं आपके ये क्या है, हाइंड लिम्स है। तो बर्ड्स में जो फोर लिम्स है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसमें, विंग्स में, किसमें, विंग्स में। तभी तो बर्ड्स कैसे उड़ती है हवा में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर लिम्ब जो है मॉडिफाइड हो जाता है, किसमें, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, तो इन्हीं के वजह से तो बर्ड्स उड़ पाते हो और आप नहीं उड़ पाते हो। चलिए कोई बात नहीं, आप भी मॉडिफिकेशन कर लो तो आप भी उड़ जाओगे।
तो ये हो गया। चलिए तो देखते हैं, ज़्यादा मत उड़ना नहीं तो बहुत जल्दी नीचे गिर जाओगे। The variation found in birds that help them fly are given below। तो क्या क्या वेरिएशंस दिखने को मिलते हैं जो कि बर्ड को हेल्प करती है किसमें, उड़ने में। चलिए तो देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेदर, ठीक है, फेदर समझ गए, उनके जो पंख होते हैं, है ना, वो सारे फेदर जो उसके बॉडी पे होते हैं ना, अब समझ रहे हो ना आप। ऊपर से फिर फोर लिम्ब आर टर्न्ड इनटू विंग्स, फोर लिम्ब्स किसमें मॉडिफाई हो गए, विंग्स में। टू हेल्प विथ फ्लाइट, जो कि किस में हेल्प करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्स हैव स्केल्स, इनके पैरों में जिसके थ्रू ये बैठते हैं कहीं जगह, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे हैव न्यूमेटिक और होलो बोन्स, इनकी जो बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, वो कैसी होती है, होलो, अंदर से कैसी होती है, खोखली, और खोखली होगी तो कैसी होगी, लाइट वेट, तो mg कम लगेगा तो ये ऊपर उड़ेगी, है ना। तो इसमें न्यूमेटिक और होलो बोन्स होती है। दैट लाइटन्स द स्केलेटन, क्या मैंने यही पढ़ाया, दैट लाइटन्स द स्केलेटन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो कितने इजी तरीके से सब कुछ हो रहा है। पता नहीं तुम लोग क्यों बायो को इतना डिफिकल्ट बना देते हो। एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, ठीक है। कॉजेज नेट बॉडी वेट लॉस एंड फैसिलिटेट्स टू देम फ्लाई। अब जो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसका अच्छा खासा वजन होगा, तो इन्होंने बोला हम तो त्याग करेंगे, हम तो त्याग की देवी बनेंगे। कौन बोलता है, बर्ड, कि अगर हमने त्याग कर दिया तो हम एक चीज कर पाएंगे, क्या, कि हम हवा में उड़ पाएंगे। तो इन्होंने बोला क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे तुम्हारे शरीर का जो वेट है उसे कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं शरीर का वेट कम। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है सॉरी, उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, यूरिनरी ब्लैडर को हटा दिया। अब यूरिनरी ब्लैडर हट गया तो इनका जो नेट बॉडी वेट है वो कम हो गया। अब नेट बॉडी वेट कम हो गया तो ये हवा में उड़ पाए, राइट। फिर देखिए, देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रोवाइड लेस रेजिस्टेंस टू अनेबल लॉन्गर फ्लाइट। तो इनकी बॉडी कैसी, लंबी सी होती है ऐसी, थोड़ी सी लंबी स्ट्रीमलाइन होती है। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, आगे से थोड़ी सी कैसी होती है, शार्प होती है, फिर थोड़ी सी फैली हुई होती है। अब क्या है, ऐसी बॉडी है तो इस बॉडी की वजह से ये एयर करंट को काटते चलते हैं। अब काटते चलते हैं तो क्या होगा, ये ज्यादा ऊपर तक उड़ पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर एक सुई है, अगर आपका सुई का जो बेस है उसको आपने मोटा कर दिया, कैसा कर दिया, मोटा कर दिया, ठीक है, नुकीला नहीं रखा, तो क्या वो छेद पाएगा, कपड़े को छेद पाएगा, नहीं ना। अब वहीं पर आपने उसे क्या कर दिया, शार्प बना दिया, उसका सरफेस एरिया कम कर दिया, तो वो इजीली पेनिट्रेट कर देगा कपड़े को। क्लियर है। तो हमें क्या चाहिए, शार्प पॉइंट्स चाहिए। तो वैसे ही क्या करते हैं, जो बर्ड होती है उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिसकी वजह से ये काफी ऊपर तक उड़ पाती है, ठीक है। एयर करंट को क्या करती है, काट देती है, ठीक है। इसी की वजह से, ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से तो आपकी जो फिशेस है वो पानी में क्या कर पाती है, स्विम कर पाती है। और छोड़ो, नाव का जो आगे वाला पार्ट होता है वो ऐसा क्यों होता है, नाव जो होती है उसका आगे वाला पॉइंट जो है, शिप होती है उसका आगे वाला पॉइंट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आगे वाला पॉइंट क्या करता है, वाटर करंट को काटता है, उसके जो रेजिस्टेंस है उसको अवॉइड करता है, उसको हटाता है, इसीलिए तो जो नाव है वो आगे जा पाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो सारे मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स यही देते जा रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री सबके। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, बोल रहा could the number of eggs or young ones produced by the oviparous and viviparous mother be equal and why? क्या जो मदर एग ले करती है या बच्चे देती है डायरेक्ट, उन दोनों का नंबर इक्वल होगा, और होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। चलिए, तो भाई पहली बात आ गई ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब जो मदर है वो एग ले कर रही है, एग प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। वहीं पर बीवीपेरस की बात करें तो बीवीपेरस डायरेक्ट बर्थ दे रही है, किसको, इंडिविजुअल्स को, यंग वंस को। अब एक बात बताइए, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, जो मदर है उसकी यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का, ठीक है, तब जाकर वो बच्चे को जन्म दे रही है। अब यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है तो यूट्रस में स्पेस जो है वो क्या कम है ना, कम है, तो कुछ ही बच्चे वहां पर डेवलप कर सकते हैं, है ना।
तो वो कुछ ही बच्चे को जन्म देगी। वहीं पर हम बात करें ओवीपेरस की, तो ओवीपेरस में एग ले करते हैं, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ज़्यादा अंडे को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ अंडे खराब हो जाए, टूट जाए, कुछ आके खा जाए, कुछ दूसरा एनिमल उन अंडे को खा जाए। तो अपनी प्रोजेनी को कांस्टेंट रखने के लिए इनको लार्ज अमाउंट ऑफ एग को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, कि इनकी जो प्रोजेनी है वो कंटिन्यू रह पाए जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, नो द नंबर ऑफ एग्स और यंग वंस प्रोड्यूस्ड बाय द ओविपेरस एंड बीबीपेरस मदर आर नॉट इक्वल। क्या चमका? क्या चमका? ये इक्वल नहीं होते। द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय ओविपेरस मदर इज मोर कंपैरेटिवली बिकॉज, तो जो ओविपेरस मदर होती, जो अंडा देती है, उनके नंबर ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली इन कहाँ गया जल्दी बताइए, कहाँ गया, हाँ, कंपैरेटिवली बिकॉज इन ओविपेरस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड। क्या मैंने यही बोला था, आउटसाइड द यूट्रस फर्टिलाइजेशन होता है, वेयर इज इन बीबीपेरस एनिमल्स डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द यूट्रस, है ना। बीबीपेरस में क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, विच मेक सक्सेसफुल इंक्यूबेशन ऑफ यंग एनिमल लेस, ठीक है। तो जिसकी वजह से सक्सेसफुल क्या होता है, इंक्यूबेशन होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी अटेन होती है और बच्चा आता है पेट में, ठीक है। चलिए वहीं पर बात करते हैं, व्हेन एग आर प्रेजेंट आउटसाइड देयर इज रिस्क ऑफ गेटिंग ईटन बाय प्रेडेटर्स। क्या मैंने यही बोला था, पता चले सांप आ गया, सांप ने अंडे खा गया, तो क्या बोला कि यहाँ पर क्या है, रिस्क है कि इन एग को प्रेडेटर खा जाए ड्यू टू देयर इमोबिलिटी। क्यों? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है पीछे प्रेडेटर आ रहा है और एग दौड़ लगा रहा है ना, ये कार्टून में ही हो सकता है, रियलिटी में नहीं हो सकता कि एग दौड़ लगा रहा है उसके पीछे प्रेडेटर दौड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये ऑगी एंड द कॉकरोच नहीं है। देयरफॉर इन order to sustain the progeny there is requirement for more eggs। इसीलिए अपनी प्रोजेनी को सस्टेन करने के लिए, सक्सेसिव जनरेशन में अपनी प्रोजेनी को बनाने के लिए या पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ या मोर अमाउंट ऑफ एग की रिक्वायरमेंट होगी। कि अगर कुछ प्रेडेटर ने एग खा भी लिए, कुछ खराब भी हो गए, कुछ डिस्ट्रॉय भी हो गए, तो कुछ अमाउंट ऑफ जो हमारे जो एग है वो सेफ रहे और उनमें से बच्चे निकले। क्लियर है? तो इसीलिए ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि इनकी बॉडी के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है। सेगमेंट्स का मतलब सेपरेशन, पार्ट्स प्रेजेंट है, वहीं पर हमारी बॉडी के बाहर भी सेगमेंट्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। और इन सेगमेंट में एटलीस्ट वन ऑर्गन का रिपीटेशन होना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी ये एज इट इज बोल रही है, राइट? तो क्या बोल रहा है ये, फर्स्ट ऑब्जर्व इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया है, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनीलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। तो इन्होंने बोला सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व्ड किस में हुआ, सेगमेंटेशन सबसे ज्यादा किस में, सबसे पहले किस में देखने को मिला, प्लेटीहेल्मिन्थ में तो नहीं देखने को मिला, एस्केल्मिन्थ में भी देखने को नहीं मिला। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर स्यूडो सेगमेंटेशन होता है, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता। बट एनीलिडा मतलब फार्मर्स फ्रेंड मतलब अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ऑर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन होता है, बट पहले किस में देखने, उन्होंने बोल दिया फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। अगर फर्स्ट नहीं बोलता, सिर्फ ऑब्जर्व्ड बोलता, तो दोनों आंसर जाते, बट इन्होंने फर्स्ट लगा दिया, मतलब एनीलिडा आंसर जाएगा, ऑर्थ्रोपोडा तो बाद में आया। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले किस में देखने को मिला, एनीलिडा में। क्या क्लियर हुआ? या बाद में किस में देखने को मिला, जल्दी बताइए। सेकेंड ऑब्जर्व्ड सेगमेंटेशन। और फिर किस में देखने को मिला, कॉर्डेटा में। किस में? कॉर्डेटा में। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्रिय शिष्य। आपने क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है? फ्रॉम 4 गिवन ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज सी। सी कौन सा आंसर है भाई? ओके, मैंने बोला ये क्या हो गया, चलिए सी ही है। ओके, मतलब एनीलिडा। ओके, आगे बढ़े, चलो 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 भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब
हम खेलेंगे मैच द कॉलम, है ना, मैच द कॉलम खेलें। ओके, बचपन की याद, यहाँ बचपन की याद है, बचपन का प्यार नहीं है, हम बचपन की याद में जी रहे हैं। चलिए, तो हम ओपर्कुलम की बात करें तो ओपर्कुलम किस में देखने को मिलता है? टीनोफोरा ना बाबा, मॉलस्का ना, पॉरीफेरा ना, रेप्टिलिया नो, एनिलिडा नो, साइक्लोस्टोमा एंड कॉन्ट्रेक्टीज नो नो नो। ओके, ये आ गया ए। तो ओपर्कुलम किस में देखने को मिलता है? ऑस्ट्रिक्टीज। मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रिक्टीज में गिल्स जो है वो गिल कवर से कवर होते हैं, जिसे हम ओपर्कुलम कहते हैं। क्लियर है? फिर बात करते हैं पैरापोडिया की। किसकी बात करते हैं? पैरापोडिया की। तो पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं मेरे प्रिय दोस्त किस में? पैरापोडिया कहाँ गया, कहाँ गया? एनिलिडा। किस में होगा? एनिलिडा में पैरापोडिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं स्केल्स की। तो स्केल्स किस में होंगे? स्केल्स किस में होंगे? कहीं और दूसरा एग्जाम्पल तो नहीं दिया, पहले देख लेते क्योंकि स्केल्स और में भी होते हैं। कोम्बेब्लेट होगी आपकी टीनोफोरा में। फिर बात करते हैं रेड्यूला की। तो रेड्यूला होगा आपका कहाँ पर? उसके बाद हेयर्स की बात करें तो मैमल्स में होगा। ठीक है, उसके बाद क्वानोसाइट्स पॉरीफेरा, क्वानोसाइट पॉरीफेरा में होगा। गिलस्लेट्स किस में होगा? गिलस्लेट्स ओके, यहाँ पर होगा एच। ठीक है, और रेप्टेलिया में क्या होते हैं? जल्दी बताइए, स्केल्स। तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया। तो ओपर्कुलम कौन किस में होते हैं प्रेजेंट? जल्दी बताइए। ओपर्कुलम होंगे आपके ऑस्ट्रिक्टीज में, पैरापोडिया होंगे एनिलिडा में, स्केल्स प्रेजेंट होंगे रेप्टाइल्स में, कोम्प्लेट्स होगी टीनोफोरा में, रेड्यूला प्रेजेंट होगा मॉलस्का में, हेयर प्रेजेंट होंगे मैमल्स में, जो क्वानोसाइट है वो पॉरीफेरा में प्रेजेंट होंगे, एंड गिलस्लेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ट्रैक्टीज। चलिए तो देख लेते हैं एक बार, जल्दी देख लेते हैं। ओपर्कुलम है ऑस्ट्रिक्टीज में, बिल्कुल सही। पैरापोडिया एनिलिडा में, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए, तो स्केल जो है किसमें प्रेजेंट होते हैं? रेप्टिलिया में। अरे सही सही खेल रहे हैं अपन। चलो, कॉम्प्लेट्स टीनोफोरा, बिल्कुल सही। रेड्यूला मॉलस्का, अरे मैम बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी हम। हेयर मैमल्स, ओके, ये तो यूनिक फीचर है किसका? मैमल्स का। क्वानोसाइट पॉरीफेरा। फिर उसके बाद गिल स्लिट्स किस में होते हैं? साइक्लोस्टोमा एंड कॉन्ट्रैक्टीज में। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बिल्कुल सही मैच द कॉलम खेला है, मैं अपनी बचपन की याद नहीं भूली। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स दैट आर फाउंड पैरासिटिक इन ह्यूमन बीइंग। जल्दी बताइए कौन कौन से एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग पे पैरासाइट है। जल्दी जल्दी बताइए। क्या साइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा पैरासाइट है? क्या ब्यूचेरिया, फ्लेरियल वॉर्म जिसको बोलते हैं, क्या वो आपका पैरासिटिक है ह्यूमन पे? तो देख लेते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हम हुक वॉर्म कहते हैं, टीनिया जिसे हम टेप वॉर्म कहते हैं, एंटेरोबियस जिसे हम पिन वॉर्म कहते हैं, ब्यूचेरिया जिसे हम फ्लेरियल वॉर्म कहते हैं, एंड एस्कैरिस जिसे हम राउंड वॉर्म कहते हैं। ये सारे के सारे ह्यूमन पैरासाइट है। ये सारे के सारे ह्यूमन पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है। क्या है? एंडो पैरासाइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ओके ओके, फिर हम पढ़ेंगे 12th में कि कौन कौन से जो आपके पैरासाइट है उससे कौन कौन सी डिसीजेस होती है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो अभी यूट्यूब चैनल पर ही हैं आप, पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको नेक्स्ट टाइम पर मिल पाएंगे, नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। तो अभी जो आप लेट हो गए वीडियो देखने में, लेट नहीं होगे। चलिए, तो सारे आप टाइम पर वीडियो देखेंगे आगे से तो आपका बैकलॉग जो होगा वो 0 होगा और आप सही तरीके से सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे, जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। चलिए, इसके अलावा आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ। हमारे टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम चैनल एज वेल एज इंग्लिश मीडियम चैनल दोनों पर मिलेंगे। दोनों पर सेपरेट टीचर्स पढ़ाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। दोनों पे स्पेसिफिक कोर्सेज चलते हैं। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज हिंदी में चलते हैं, इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज इंग्लिश में चलते हैं। अब बात आती है कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर अवेलेबल है CBSE बोर्ड,
सीबीएसई बोर्ड के साथ आपको स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराई जाती है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे, मैग्नेट ब्रेन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।